मुझे बहुत सरप्राइज हुआ देख के कि कल जो डेथ्स का स्टैटिस्टिक्स था वो सबसे ज्यादा गया है इन 5 महीने में, सबसे ज्यादा क्या एकदम अंतर 15 जून तक जो है डेथ्स जो है 400 के अंदर रही हैं और कल इट वाज 2000 और हैरानी की बात है कि 1400 डेथ्स जो है महाराष्ट्र में हुई हैं और 400 के लगभग दिल्ली में हुई हैं, बाकी ऑल ओवर इंडिया 200। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए 16 जून को डिसीज का कॉलम है, इट इज 2004 डेथ्स। आर यू इज इट विजिबल? Yeah, visible. Okay, and just see ये 15 जून को it was 396. Can you see it? And see here then 16 June it is 2004. 396 15th of June। और आप यहाँ मैं आपको ले जाती हूँ, ये देखिए 7 जून 261, ये 10th जून से राइज होना शुरू हुआ, ये 10 जून से 358, तो ये अंडर फिर भी 400 ये रहा था, 394, 388, 309, 14 जून को 324 एंड 15 जून को इट वाज 396 और अचानक से ये जो है 2004 आ गया। तो मैं स्क्रीन हटा रही हूँ शेयर से। ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में इतनी पोटेंसी बढ़ गई? तो ये पता चला कि महाराष्ट्र ने जो है पिछले डाटास को रिकंसाइल किया है, तो एकदम से ये स्पाइक जो है नंबर्स में आया है। इसके अलावा जिन लोगों को नहीं पता कि क्या चेंजेस आए थे, क्योंकि काफी लोग वही देखते हैं जो मीडिया दिखाती है, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि क्या अमेंडमेंट्स लाए गए इस क्लिनिकल ड्रग्स एंड ट्रायल्स रूल्स में जो कि 2019 में बनाए गए। तो इसके पीछे भी ये रूल्स कैसे बने, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। पहले आप अमेंडमेंट देख लीजिए कि क्या अमेंडमेंट लाए गए। The Union Health Ministry has come up with draft new drugs and clinical trials amendment rules inserting provisions for compassionate use, ये word देखिए, compassionate use of any unapproved drug that is in the phase 3 clinical trial either in India or abroad by importing or indigenous manufacturing। इसमें यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नया ड्राफ्ट लाया जिससे उसने अमेंडमेंट किया न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में, और उसमें इसने कंपैशनेट यूज ऑफ एनी अनअप्रूव्ड ड्रग को के प्रोविजन को इंसर्ट किया। तो ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। The World Health Organization defines compassionate use as a program that is intended to provide potentially life-saving experimental treatments to patients suffering from a disease for which no satisfactory authorized therapy exists and or who cannot enter a clinical trial. For many patients, these programs represent their last hope. Over the years, an increasing number of requests and isolated cases have paved the way for more robust CU programs, but compassionate use programs by pharmaceutical companies and guidelines by eminent regulatory bodies globally. In India, although there is no formal mention of the term compassionate use by the Central Drugs Standard Control Organization, ये सेडेस्को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये रेगुलेटरी बॉडी है जिसके तहत क्लिनिकल ड्रग्स एंड ट्रायल्स किए जाते हैं, जिसको रेगुलेट करती है। तो इसमें आज तक इंडिया में कोई ये मेंशनिंग नहीं थी आज तक कंपैशनेट यूज ऑफ ड्रग्स की, ये पहली बार ये प्रोविजन इंसर्ट किया गया है। ओके, सो कंपैशनेट यूज ऑफ ड्रग्स ये वर्ड जो है कॉइन नहीं था फॉर्मली, जो इंडियन ड्रग्स एंड ट्रायल रूल्स फॉर्मुलेट हुए थे 2019 में, एंड ये अब जो है 2020 में जो अमेंडमेंट लाया गया है 5 जून को, जो ड्राफ्ट जो है गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया है, उसके तहत ये वर्ड आया कंपैशनेट यूज। और कंपैशनेट यूज ऑफ ड्रग्स WHO के अकॉर्डिंग इसके अनुसार जो ऐसी लीगल डिजीजेस हैं जिसमें कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, तो उसमें कोई भी ड्रग्स जो अनअप्रूव्ड ड्रग्स हैं उनका भी ट्रायल हम पेशेंट्स पे कर सकते हैं। तो पहले तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, देन रेमडेसिविर, अब डेक्सामेथासोन, एंड बेसिकली इनका कोई प्रूवन बेनिफिट अभी तक नहीं है
और अभी ही 15 जून में मैं आपको आगे दिखाऊंगी, अभी हाल ही में FDA ने जो है रद्द कर दिया है इसका यूज, ये कह के कि इसके प्रोवन बेनिफिट्स तो नहीं है वायरल की शेडिंग को रोकने में, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सीवियर हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का साइड इफेक्ट कार्डियक अरेस्ट, डिसरिथमिया बहुत सीवियर है, हाइपोग्लाइसीमिया इट कैन कॉज, दैट इज वेरी सीवियर। और ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोफिलैक्सिस तौर पर, प्रिवेंटिव तौर पर ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स को, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को बिना उनका हिस्ट्री जाने दिया जा रहा था। बहुत से मेरे नोन हैं जिनको जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनको क्वारंटाइन सेंटर पे ले जाया गया, और क्वारंटाइन सेंटर पे बिना उनका हिस्ट्री जाने नर्स आती थी और उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन साथ में ऑस्टेलमाविर दे के जाती थी। तो रेमडेसिविर के इफेक्ट्स को लेके भी FDA बोल रही है हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे एक और पेपर पब्लिश करेंगे। बट रेमडेसिविर भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट कॉज करता है, इट आल्सो हैज सीरियस साइड इफेक्ट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 2000 मौतें भी हो रही हैं, ये कोविड की वजह से हुई है अचानक, या जो अमेंडमेंट लाया गया अभी क्लिनिकल ड्रग्स एंड ट्रायल्स रूल्स में, उसकी वजह से। और इसके पीछे भी कहानी है, क्लिनिकल ड्रग्स एंड ट्रायल्स रूल्स के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। एक्चुअली ये रूल्स पहले नहीं थे, कोडिफाइड नहीं थे, पहले ड्रग्स एंड कंट्रोल एक्ट के शेड्यूल वाई के हिसाब से ये क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते थे। पर एक NGO ने रिट पिटिशन ये PIL 33/2020 ये फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। एक NGO ने, इंदौर बेस्ड NGO था ये, और जिसने एलिगेशंस लगाई थी कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उससे इलीगल तरीके से किया जाता है, और बहुत से लोग जो है सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उनमें, और बहुत से लोगों की डेथ्स भी हो जाती है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन चाहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद ही जो है ये रूल्स जो है बनाए गए थे। मैं आपको वो सब कुछ शेयर करती हूँ डाटास। पहले मैं आपसे कंपैशनेट यूज जो इसका कर रहे हैं SCQ का, उसमें जो FDA ने जो अभी हाल ही में रद्द किया है SCQ का यूज, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन। क्लोरोक्विन रिवोकेशन लेटर, इस लेटर में आप देख लीजिए डेट 15 जून, FDA US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूनाइटेड स्टेट्स के फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, देखिए ये पढ़िए। Recent data from a large randomized controlled trial RCT showed no evidence of benefit for mortality or other outcomes such as hospital length of stay or need for mechanical ventilation of SCQ treatment in hospitalized patients with COVID-19। तो साफ बता रहे हैं ये कि COVID-19 के पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटलाइज किए गए थे, उसमें SCQ ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा था, उसके जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के द्वारा कोई ऐसा एविडेंस अभी तक नहीं मिला कि मोर्टेलिटी को डिक्रीज करने में कोई बेनिफिट हो, या कोई कि भाई हॉस्पिटल में लेंथ स्टे का टाइम जो है डिक्रीज हुआ हो, उसमें कोई बेनिफिट हुआ हो। मैं आपको आगे ले जाती हूँ, सीधा एंड पे ही ले जाती हूँ। इसमें आगे इन्होंने सब बता रखा है, आगे पूरा डाटा की स्टडी कि ये वायरल शेडिंग आउटकम्स क्या रहे, सब इन्होंने सब ये अपना रिसर्च इसमें दे रखा है। और लास्ट में जो कंक्लूजन है वो आप देख लीजिए। Yes. Therefore, based on the totality of scientific evidence available, it is no longer reasonable to believe that chloroquine and SCQ may be effective in treating COVID-19 for the authorized uses detailed in EU A039. Further, in considering the known safety profile for both chloroquine and hydroxychloroquine and the ongoing reports of serious cardiac adverse events, in addition to several new reports of the methemoglobinemia in COVID-19 patients, it is no longer reasonable to believe that the known and the potential benefits of chloroquine and hydroxychloroquine outweigh the known and potential risk associated with the authorized use.
या साफ साफ इन लोगों ने बोल रखा है कि कोई भी ऐसा अभी तक साइंटिफिक एविडेंस नहीं अवेलेबल है कि जिससे ये पता चले कि कोविड-19 के केसेस में कोई बेनिफिट जो है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से मिला, और रेदर कार्डियक एडवर्स इवेंट्स जो है जरूर देखने को मिले हैं। और इसलिए इन्होंने लास्ट में बोला कि इट इज नो लॉन्गर रीजनेबल टू बिलीव दैट the known and the potential benefits of chloroquine and hydroxychloroquine outweigh the known and potential risks associated with the authorized use। इसलिए इन्होंने साफ बोला है कि जो बेनिफिट्स हैं those are unproven, वो जो अनप्रूवन बेनिफिट्स हैं वो कभी भी आउटवे नहीं करेगा जो प्रूवन साइड इफेक्ट्स हैं उसको। So this is all what it has been stated by FDA। तो उन्होंने ये कहते हुए रद्द किया है, लेकिन हम लोगों ने इंडिया में जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंपैशनेट यूज ऑफ अनअप्रूव्ड ड्रग्स का क्लॉज जो है इंसर्ट कर दिया है। वो ड्राफ्ट में मैं आपको दिखा दूंगी, उससे पहले एक बार आप NIH का जो एक फंडिंग है मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। Chloroquine and hydroxychloroquine have been used in small randomized trials and in some case studies and clinical trials with conflicting study reports. Both drugs are available through the strategic national stockpile for hospitalized adults and adolescents weighing greater than 50 kg who cannot access these drugs through a clinical trial. Reports have documented serious dysarrhythmias in patients with COVID-19 treated with chloroquine or hydroxychloroquine, often in combination with azithromycin and other medicine that prolong the QTC interval. Given the risk of dysarrhythmia, the Food and Drug Administration cautions against the use of chloroquine or hydrochloroquine for the treatment of COVID-19 outside of the setting of a hospital or clinical trial. When chloroquine or hydroxychloroquine is used, clinicians should monitor the patients for adverse effects, especially prolonged QTC interval. देखिए साफ साफ लिखा है कि outside of the setting of the hospital इसको जो है नहीं यूज करना चाहिए। बट आप लोगों को हैरानी होगी कि ICMR ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को एज वेल एज हेल्थ वर्कर्स को भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने के लिए बोला गया था। एंड वो भी मैंने खुद विटनेस किया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जाती है, नर्स आती है दे जाती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एंड विदाउट इवन आस्किंग देयर हिस्ट्री। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के यूज से सिर्फ कार्डियक एरिथमिया ही नहीं बल्कि हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है। तो विदाउट इवन आस्किंग देयर हिस्ट्री एंड विदाउट इवन टेकिंग देयर फर्स्ट ECG दे जस्ट गिव इट ऐसे ही। दिस इज रियली रॉन्ग। तो मतलब तो ड्राफ्ट में आपसे शेयर करती हूँ, ये जो 5 जून को ड्राफ्ट गैजेट ऑफ इंडिया में इन्होंने notify किया है। I'm just sharing my screen with you all. This is the Gazette of India. ड्राफ्ट आप देख सकते हैं और यहाँ आप डेट भी देख लीजिए। नई दिल्ली 5 जून 2020। नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, ये वही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट अधिनियम 940 23 के 1940 की धारा 12 की उपधारा वगैरह वगैरह, बहुत लंबा है। मैं जो मेन इन्होंने इंसर्ट किया मैं वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसको मैं जूम भी कर देती हूँ। यस, सो ये यहाँ ड्राफ्ट रूल्स देख लीजिए। These rules may be called as the New Drugs and Trials Amendment Rules 2020. They shall come into force on the date of their final publications in the official gazette. Okay, and in the New Drugs and Clinical Trials Rules 2019, in Chapter 11, after Rule 96, the following shall be inserted, namely 96A, application for import of unapproved new drug for compassionate use for treatment of patients by hospitals and medical institutions. So compassionate use के लिए या तो इंडिया में ही ये कह रहे हैं आप इंडिजिनस मेडिसिन बना सकते हैं या बाहर से ला सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने इसके लिए रूल्स को ईज कर दिया है। So you must all have
नोटिस दिस कि ये ड्राफ्ट 5 जून को लाया गया और इसमें जो न्यू क्लिनिकल ड्रग्स एंड ट्रायल रूल्स हैं उसको अमेंड किया गया, एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया कॉम्पैशनेट यूज ऑफ अनअप्रूव्ड ड्रग्स। सो अब यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ उसका इतिहास। ये 2019 में जो न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स लाए गए, इसके पीछे क्या कारण था। तो स्वास्थ्य अधिकार मंच एक एनजीओ है इंदौर बेस्ड, इसने पीआईएल फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। एंड क्या कारण था वो एक शॉर्ट कंक्लूजन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके। ये देखिए, मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य अधिकार मंच, ये इंदौर मध्य प्रदेश इंदौर बेस्ड एनजीओ है। तो इन्होंने 2012 में एक पीआईएल फाइल की थी। द रिट पिटिशन फाइल बाय स्वास्थ्य अधिकार मंच केम अप फॉर हियरिंग टुडे, 26 मार्च 2012 किया है, बिफोर अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस आर.एम. लोधा एंड जस्टिस एच.एल. गोखले. The senior counsel appearing for Union of India sought time to file counter affidavit. The Medical Council of India as well as State of Madhya Pradesh also asked for time, were granted 6 weeks. उसके बाद thereafter petitioner Swasthya Adhikar Manch has been granted time to file rejoinder affidavit. The counsel for Swasthya Adhikar Manch, Mr. Sanjay Parekh, pointed out that it has been acknowledged by Minister of Health and Family Affairs that illegal trials have been conducted and some of them are even without approval of DCGI. This is Director Controller General of India. Sorry, Drug Controller General of India, DCGI. आप देख रहे हैं कि 26 मार्च को एक रिट पिटीशन फाइल की गई स्वास्थ्य अधिकार मंच के द्वारा और जस्टिस आर.एम. लोधा और जस्टिस एच.एल. गोखले के बेंच में लगी थी। और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो सीनियर काउंसिल आए थे उनको काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया। फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने भी टाइम लिया 6 हफ्ते का। फिर स्वास्थ्य अधिकार मंच ने रिजॉइंडर एफिडेविट फाइल करने के लिए टाइम लिया। और स्वास्थ्य अधिकार मंच संजय पारेख ने बताया, मंच के जो एडवोकेट हैं संजय पारेख, उन्होंने बताया कि जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि इलीगल ट्रायल जो है कंडक्ट किए गए बिना डीसीजीआई के अप्रूवल के, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बिना भी जो है इलीगल ट्रायल्स किए गए। He also mentioned that no placebo trials should be conducted in the country. The honorable judges remarked that situation is serious and deaths are taking place. And see this thing. Judges ने remark किया कि situation is really serious and deaths are really taking place. देखिए, on the application for impleadment filed on behalf of Contract Research Organization, the Supreme Court sought information about their legal status for operating in the country. And उसके बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, meanwhile the issue being of a national importance has been raised in MP Vidhan Sabha and the Rajya Sabha. In response to our questions in the Madhya Pradesh Vidhan Sabha, it was stated that out of 81 patients who had suffered serious adverse effects, 33% have died. 81 मरीजों को जो है serious adverse effects हुए, जिसमें से कि 33 जो है मर चुके थे। A list of names and addresses was provided which indicated death of 33 persons, including children as well. But no action has been taken by the state of Madhya Pradesh in spite of such shocking state of affairs. Parties name देख लीजिए आप, स्वास्थ्य अधिकार मंच इंदौर and another versus Ministry of Health and Family Welfare and others. And this is a petition number 32 by 2012. इसका judgment पूरा, yes, before R.M. Lodha and Anil R. Dev, Justice. So this matter alleges malpractices in clinical trials by government and non-government as well as by independent investigators. Having regard to the averments made in the writ petition and interlocutory application number 4 of 2012, we are of the view that for proper consideration of the matter, it shall be appropriate if the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and the Central Drug Standard Control Organization, ये SEDESCO जो है regulatory body है जिसके अंदर में ये clinical trials होते हैं, through the Director General of Health Services, Government of India give information to the following points. तो इनसे ये इन points पे information मांगी गई
देखिए, द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल न्यू क्लिनिकल एंटिटीज अप्रूव्ड फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1st of January 2005 to 30th of June 2012. यहाँ तक की पूरी जानकारी इनसे मांगी गई. Whether deaths were suffered by subjects of clinical trials? If yes, the number of deaths कितनी थी? Or whether serious side effects were suffered by the subjects of clinical trials? If yes, the number of such subjects and the nature of side effects, and the details of compensation paid to the subjects who suffered side effects or paid to the family of the subjects who suffered that. So this is all. So ये स्वास्थ्य अधिकार मंच के द्वारा जो PIL फाइल हुई उसमें ये जानकारी मांगी गई थी कि 2005 से 2012 के बीच में जितने लोगों पे क्लिनिकल ट्रायल हुआ और उसमें से कितने लोगों को सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स हुए और कितने लोगों की डेथ हुई. इवन जो इनके एडवोकेट थे, इस एनजीओ के जो एडवोकेट थे संजय पारिक, इन्होंने ये बात बताई कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि डेथ्स जो है क्लिनिकल ट्रायल्स की वजह से हुई हैं, और इसलिए वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी थी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को कि वो एक कोडिफाइड रूल्स बनाएं. इससे पहले जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1945 उसके तहत ही ये लोग चलते थे. उसके बाद 2018 में ये जो है एक ड्राफ्ट जो है बनाया गया, और उस ड्राफ्ट के तहत ये भी बहुत इस पे आप ध्यान देके सुनिए. इस ड्राफ्ट के तहत इन लोगों ने बोला था, इसमें ये मेंशन किया था कि जितने भी लोगों की क्लिनिकल ट्रायल में के दौरान डेथ हो जाती है तो 15 दिनों के अंदर जो स्पॉन्सर है क्लिनिकल ट्रायल का उसको 60% ऑफ द कंपनसेशन पहले ही दे देना होगा. वो प्रूफ बाद में होता रहे कोर्ट में कि हाँ इंजरी जो है क्लिनिकल ट्रायल से हुई है. बट आप लोगों को बहुत हैरानी होगी जो लोग WHO पे बहुत विश्वास करते हैं. WHO की रिकमेंडेशन से 2019 में जब वो 2018 का ड्राफ्ट जो है रूल बन के आया तो ये बात चेंज कर दी गई. एंड इवन आई एम वेरी सरप्राइज कि बिकॉज WHO ने बोला कि यदि आप इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स रखेंगे कंपनसेशन के तो स्पॉन्सर इंडिया से भाग जाएंगे, कोई यहाँ क्लिनिकल ट्रायल नहीं करेगा. तो ये रूल्स जो है चेंज कर दिए गए. वो रूल्स जो अमेंडेड जो ड्राफ्ट में थे कि अगर किसी की डेथ होती है क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान तो उसको कंपनसेशन जो है 15 दिनों के भीतर स्पॉन्सर देगा 60% ऑफ कंपनसेशन. बट जब 2019 में ये ड्राफ्ट जो है रूल बन के आया तो उस पार्ट को हटा दिया गया सिर्फ WHO के कहने पे. ये लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. नॉट ओनली दिस, हमने एक RTI के थ्रू एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये चॉइस पेशेंट के पास है कि वो कैसा ट्रीटमेंट कराए. तो दे सेड कि नो देयर इज नो चॉइस, कि मैं आपको जो है कंटेम्प्रेरी जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो है और एलोपैथी की जो जारी की गई है वही ट्रीटमेंट जो है का चॉइस होगा. पेशेंट के पास कोई चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है. एंड ये जो आयुष गाइडलाइंस और जो होम्योपैथिक गाइडलाइंस आयुष के थ्रू ये जो आयुर्वेद में जो गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की गई है, होम्योपैथी में जो गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की गई हैं कोविड मैनेजमेंट की, दिस इज जस्ट एन एड ऑन ट्रीटमेंट. ये नहीं है कि अगर पेशेंट को सिर्फ आयुर्वेद से क्योर करने का कोई प्रोविजन है या सिर्फ होम्योपैथ से क्योर करने का कोई प्रोविजन है. ही हैज टू टेक दिस कंटेम्प्रेरी treatment and Ayurveda or homeopathy will be an add-on treatment. The main course of the dinner is this allopathy, and that would be Ayush is just a add-on like dessert. So मैं आपके साथ share भी कर देती हूँ RTI and the guidelines as well. If a COVID-19 positive patient with his own free will decide to choose Ayurveda or homeopathy or Unani treatment and decides not to go for traditional allopathy treatment, will he be allowed to choose that? क्वेश्चन पूछा गया है कि कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट अगर वो चाहता है अपनी खुद की इच्छा से कि वो आयुर्वेदा या होम्योपैथी या यूनानी ट्रीटमेंट चूज करे, वो चाहता है कि मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट ना कराऊं, क्या उसको इसका छूट मिलेगा? तो आंसर है कि नो. दिस इज द आंसर हाईलाइटेड. Individuals have limited options as coronavirus has been declared as pandemic. A patient may infect other in community, so he is not allowed any other option than modern medicines. साफ बोल रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक है तो भाई पेशेंट के पास मॉडर्न ट्रीटमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि मॉडर्न ट्रीटमेंट अपने आप में कोई प्रूवन नहीं है, हमने देख ही लिया है. तो ये क्या मतलब है? अब आप आ जाइए जो उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, जस्ट गाइडलाइंस फॉर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स.
देख लीजिए, हमें साफ बोल रखा है कि दिस वुड बी जस्ट एन एड ऑन ट्रीटमेंट. This is here. Read it. All the standing instructions issued by health authorities, Ministry of Health and Family Welfare, the World Health Organization, and state and local health authorities are to be adhered completely, and Ayurveda management may stand as add-on to the present contemporary line of management. तो साफ लिख दिया कि जितने भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हेल्थ अथॉरिटीज से इशूड हैं, तो साफ लिखा देखिए कि जितने भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं दोज आर बीइंग इशूड बाय हेल्थ अथॉरिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट एंड लोकल हेल्थ अथॉरिटीज, दैट हैज टू बी एडहेर्ड कंप्लीटली. आयुर्वेदा मैनेजमेंट सब एड ऑन होगा टू द प्रेजेंट कंटेम्पररी लाइन ऑफ मैनेजमेंट. तो देख लिया आपने.